रामपुर नाम के गांव में बंटू नाम का एक गरीब लकड़हरा रहा करता था। एक दिन बंटू सुबह के समय जंगल में लकड़ियां काटने के लिए निकल ही रहा था कि तब उसकी पत्नी राधा उससे बोली, आखिर तुम कब तक सारा जीवन एक लकड़हरा बनकर व्यतीत करते रहोगे? अपनी पत्नी की बात सुनकर बंटू उसकी ओर देखकर बोला, अरे तो राधा, मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है ना, क्योंकि मुझे इसके अलावा और कोई काम भी तो नहीं आता। तुम कोई व्यापार क्यों नहीं शुरू करते? राधा की बात सुनकर बंटू मुस्कुराते हुए बोला, अरे मेरी प्यारी राधा, व्यापार धन से होता है, मेरे पास धन कहाँ है बताओ? कोई गड़ा खजाना है क्या हमारे पास? जब से मेरा विवाह हुआ है तब से मैं सुन रही हूँ कि तुम्हारे पूर्वज बहुत ही धनवान हुआ करते थे। उनके पास एक बहुत बड़ा स्वर्ण मुद्राओं का खजाना था जो उन्होंने जंगल में छुपाकर रख दिया था। अरे राधा, मैं इस तरह की बातें बचपन से सुनता चला आ रहा हूँ, परंतु मुझे नहीं लगता कि इन बातों में कोई भी सच्चाई है। सब मनगढ़ंत कहानियां हैं बस। इतना बोलकर बंटू जंगल में लकड़ियां काटने के लिए चला गया। बंटू जंगल में सारा दिन गहरी सोच में गुम रहा। बंटू को गहरी सोच में डूबा हुआ देख उसका मित्र बलिया उसके पास आया और बोला, क्या बात है बंटू, क्यों भाई आज तुम्हारा मन तो सुबह से काम में बिल्कुल ही नहीं है। किस गहरी सोच में डूबे हुए हो बताओ। राधा का कहना गलत नहीं है। सच तो ये है कि मेरे साथ विवाह करके आखिरकार उसे क्या मिला। जब से उसका विवाह मेरे साथ हुआ है तब से ना तो उसे पहनने के लिए अच्छे कपड़े दे पाया और ना खाने के लिए अच्छा भोजन दे पाया। कभी कभी तो उस बेचारी को मेरे साथ रात में भूखा सोना पड़ता है। वैसे भाभी का सुझाव मैं कहूँ तो बुरा नहीं। देखो दोस्त, तुम वास्तव में कोई लकड़हारे नहीं हो। अरे सच तो ये है, तुम मजबूरी में एक लकड़हारे बने हो। तुम्हारे पूर्वज बहुत अधिक धनवान थे। अरे तो तुम्हें क्या लगता है बलिया, क्या मेरा मन व्यापार करने का नहीं करता? लेकिन व्यापार करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, वो मैं कहाँ से लेकर आऊं? अरे तो तुम किसी से कर्ज क्यों नहीं ले लेते हो? अरे बलिया, मैं कर्ज लेने से डरता हूं। अगर नहीं चुका पाया तो क्या करूंगा? तुम इसके विपरीत भी सोच सकते हो सकता है कि तुम कर्ज लेकर किसी व्यापार में लगाओ और तुम्हारा लाभ हो जाए। तुम कर्ज भी चुका दो और साथ ही तुम्हारी आर्थिक स्थिति भी सुधर जाए। कुछ ऐसा भी तो हो सकता है ना? लेकिन बलिया भाई, मुझे कर्ज देगा कौन? अरे अपने गांव में केवल मुखिया जी ही हैं जो कर्ज देते हैं। तुम्हें मुखिया से बात करनी चाहिए। अगले दिन बंटू अपनी पत्नी राधा और अपने दोस्त बलिया को बोला, तुम्हें क्या लगता है राधा, क्या मुझे वास्तव में मुखिया जी से कर्ज मांगकर कोई व्यापार शुरू करना चाहिए? तुम्हारा मित्र बलिया तुमसे कहीं ज्यादा समझदार है। देखो, जीवन में वही तरक्की करता है जिसमें जोखिम लेने का साहस होता है। अपनी पत्नी की बात सुनकर बंटू सीधे गांव के मुखिया के पास चला गया। अरे बंटू, क्या बात है, आज सुबह सुबह मेरे घर पर सब कुछ ठीक तो है ना? मुखिया जी, मुझे आपसे कर्ज चाहिए। ये सुनकर मुखिया चौंकते हुए बोला, अरे बंटू, सुनो मेरे भाई, तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कि तुम एक लकड़हारे हो। अगर मैंने तुम्हें कर्ज दे दिया, तुम उस कर्ज को कैसे चुकाओगे बताओ भला? तुम लकड़ियां बेचकर अपने और अपनी पत्नी का पेट तो भर नहीं पाते, फिर भैया मेरा कर्ज कैसे चुकाओगे बोलो? मुखिया जी, मैं आपके दिए हुए धन से एक व्यापार शुरू करूंगा। मुझे विश्वास है कि मैं उसमें जरूर सफल हो जाऊंगा। हाँ तो भैया बंटू, ये व्यापार छोड़ो, मेरे पास इससे बेहतर एक और उपाय है, बोलूं? ये सुनकर बंटू बुरी तरह से चौंक गया और बोला, कैसा उपाय मुखिया जी? देखो बंटू, तुमने अपने पूर्वजों की कहानी तो सुनी होगी ना? हाँ, सुनिए मुखिया जी। बचपन में अपने पिता के मुझ से ही सुना था कि मेरे पूर्वजों के पास एक खजाना था जिसे उन्होंने जंगल में कहीं छिपा दिया था, लेकिन अब मुझे वो केवल दंत कथाएं लगती हैं। अगर ऐसा होता
तो भला हम आपके पास कर्ज लेने क्यों आते? जाकर खजाना ही खोजते। अरे भैया बंटू, वो दंत कथाएं नहीं है, वो सच है। मेरी दादी मुझे बताया करती थी। मुखिया का गंभीर चेहरा देखकर बंटू गहरी सोच में डूबते हुए मुखिया की ओर देखकर बोला, क्या वास्तव में आप इस बात को लेकर गंभीर हैं या फिर आप कोई मजाक उड़ा रहे मेरा? अरे मैं मजाक नहीं कर रहा बंटू। तुम्हारे पूर्वजों के पास वास्तव में खजाना था और मुझे इस पर विश्वास है। उस खजाने को खोजने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बोलो, करोगे ये काम? चलिए मान लिया कि मेरे पूर्वजों के पास खजाने की कहानी वो सच थी, लेकिन आप खुद सोचिए, इतने बड़े जंगल में भला हम उस खजाने को खोजेंगे कैसे? अरे भैया बंटू, कल ही मैं महाराज विक्रम से इस बारे में बात कर रहा था। तुम्हारे आने से पहले मैं तुम्हारे ही घर जाने वाला था। इसके बारे में बात करने के लिए तुम शायद नहीं जानते बंटू कि महाराज विक्रम भी इस बात पर विश्वास करते हैं और वो खजाने को तलाशने में मेरी मदद करने के लिए तैयार भी हो गए हैं। मुझे बस तुम्हारी हाँ का इंतज़ार था, क्योंकि खजाना भी तुम्हारे पूर्वजों का है ना। अगर तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं है तो फिर कल तुम मेरे साथ राजा विक्रम के दरबार में चलना, तुम्हें सारी बात समझ आ जाएगी। तो ठीक है मुखिया जी, चलो कल चलते हैं दरबार में। मुखिया की बात सुनकर बंटू अपने घर पर चला गया और सारी घटना अपनी पत्नी राधा को बताते हुए बोला, अगर मुखिया जी इतने विश्वास और गंभीरता से बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनकी बातों में काफी गहराई छुपी हुई है। अब समझ में नहीं आ रहा कि मुखिया जी की बात पर विश्वास करूं या ना करूं। एक बात समझ में नहीं आ रही राधा, कि खजाना तो मेरे पूर्वजों का है, मुखिया जी मेरे खजाने में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? और तो और उन्होंने इस बारे में महाराज से भी बात कर ली है। तुम बिल्कुल मूर्ख के मूर्ख ही रहोगे। अरे वो तुम्हारे पूर्वजों का खजाना था और उसकी कहानी सारे गांव में प्रचलित है। ऐसा नहीं है कि केवल मुखिया जी उस खजाने के बारे में सोच रहे हैं, उनसे पहले भी ना जाने कितने लोगों ने उस खजाने को पाने के बारे में सोचा होगा और ना जाने कितनी बार प्रयास भी किया होगा। मुझे लगता है तुम्हें कल मुखिया जी के साथ महाराज के दरबार में जाना चाहिए। अगर तुम अपने पूर्वजों का खजाना पाने में कामयाब हो जाते हो तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। अरे तुम्हें अगर खजाने का थोड़ा हिस्सा भी मिल गया तो फिर हमें कभी जीवन में गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगले दिन बंटू गांव के मुखिया के साथ राजा विक्रम के महल में पहुंच गया। बंटू को मुखिया के साथ देखकर राजा विक्रम खुश होता हुआ मुखिया से बोला, तो आखिरकार तुमने बंटू को राजी कर ही लिया। देखो बंटू, जब तक तुम्हारी स्वीकृति नहीं ली जाएगी मैं खजाने की तलाश नहीं करूंगा। तुम बताओ, क्या तुम तैयार हो? हाँ महाराज, मैं तैयार हूँ। देखो बंटू, खजाना तुम्हारे पूर्वजों का है। अगर हम सब खजाना पाने में सफल हो जाते हैं तो खजाने का हिस्सा ना मैं उपयोग में लूंगा और ना मुखिया। हम दोनों उस हिस्से को गरीब प्रजा में बांट देंगे। यही मेरे और मुखिया के बीच तय हुआ है। अगर तुम अपने हिस्से का अगर गरीबों में बांटना चाहो तो ठीक है, या अपने उपयोग में लेना चाहो तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सोच लो। मैंने तो स्वयं अपनी गरीबी दूर करने के लिए, अपने पूर्वजों के खजाने को तलाशने के लिए मुखिया जी को सहमति दी है। तो ठीक है, फिर मैं अपने खास सलाहकार और एक मेरा दोस्त तुम्हारे साथ भेजता हूं। तुम चारों कल सुबह खजाने की तलाश में निकल जाना। अगली सुबह वो चारों खजाने की तलाश में निकल जाते हैं। बहुत दूर चलने के बाद राजा का सलाहकार मुखिया से बोला, ये जंगल का रास्ता जो है ये तो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा मुखिया जी। हम कब तक ऐसे ही चलते रहेंगे? बस थोड़ा सा आगे और चलना है। यहाँ से कुछ दूरी पर घने वृक्ष के नीचे एक साधु बैठता है। कहते हैं कि उस साधु को इस जंगल के बारे में सारी जानकारी रहती है। मुझे विश्वास है कि उस साधु को खजाने के बारे में जरूर पता होगा। और वो चारों फिर से आगे की ओर बढ़ गए। वो चारों कुछ आगे बढ़े ही थे कि अचानक राजा के सलाहकार की नजर एक घने वृक्ष पर चली गई। उस घने वृक्ष के नीचे एक साधु बैठे हुए तपस्या में लीन थे। वो मुखिया की ओर देखकर बोला, मुखिया जी, मुझे लगता है कि ये वही साधु है जिनके बारे में आप बता रहे थे। हाँ हाँ,
यही वो साधु है, चलो चलते हैं। तभी बंटू के मन में भी कुछ बात चल रही थी और वो मुखिया से बोला, मुखिया जी, आपको कैसे इस साधु के बारे में पता चला कि इन्हें जंगल का सारा रास्ता पता है? अरे मुझे एक व्यापारी ने बताया था बंटू। वो क्या है ना कि वो व्यापारी व्यापार के सिलसिले में अक्सर जंगल के रास्तों से दूसरे राज्य आता जाता रहता है। वो हमेशा दूसरे राज्यों में जाने के लिए छोटे जंगलों की ही रास्ते की तलाश करता है ताकि जल्दी पहुंच जाए, उसी ने बताया है। कुछ देर में वो चारों साधु के सामने खड़े हुए थे। उन चारों के सामने खड़े होते ही उन चारों को घूर कर देखने लगा। राजा का सलाहकार साधु की ओर देखकर बोला, साधु महाराज, हम चारों यहाँ पर एक खजाने की तलाश में निकले हैं जिसे बरसों पहले जंगल में छिपा दिया गया था, परंतु कहाँ छिपाया गया था इस बारे में कोई नहीं जानता। हमें पता चला है कि आप इस जंगल के सारे रहस्य जानते हैं। कृपया हम सबको खजाने तक पहुंचने का रास्ता बता सकते हो साधु महाराज। क्या उस खजाने को हासिल करना तुम सबके लिए बहुत जरूरी है? अगर जरूरी नहीं होता तो भला हम इस तरह से जंगल में नहीं भटकते। यहाँ से कुछ दूरी पर एक गुफा नजर आएगी। वो खजाना उसी गुफा के अंदर रखा हुआ है। और वो चारों साधु की बताई हुई दिशा की ओर चलने लगे। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक गुफा नजर आई। उसे देख राजा का सलाहकार आखिरकार बोला, खजाने का रास्ता सामने आ ही गया। वो चारों उस गुफा की ओर चल पड़े। कुछ ही देर में वो चारों उस गुफा के अंदर खड़े हुए थे। गुफा के अंदर स्वर्ण मुद्राएं, हीरे मोती, चांदी का ढेर लगा हुआ था। उस खजाने को देख वो चारों खुश हो गए और वो सारा खजाना राजा के दरबार में लाया गया। राजा ने उस खजाने को सारे गांव वालों में बांटने का आदेश दिया और बंटू की गरीबी भी दूर हो गई और दोनों पति पत्नी खुशी से जीवन बिताने लगे।